बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, सब ठीक ठाक। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का थर्ड पार्ट। और आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 21st लेक्चर है और ये आज लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का। क्लास 12 फिजिक्स है, फेडरल और केपी के बोर्ड का हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स गौर से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होंगी, पढ़ के भी सुनाई जाएंगी और कैनवस के ऊपर भी आ रही होंगी। चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.7। A 0.2 meter wire is bent into circular shape and is placed in uniform magnetic field of 2 Tesla. If current in the wire is 20 milliamperes, then find the maximum torque acting on the loop. प्रॉब्लम 13.7 में एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये सपोज करें कि मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप है जो ये समझ लें कि कॉइल बन रही है। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इसके ऊपर टार्क फाइंड करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम टार्क इसके ऊपर क्या लग रहा है। तो लेकिन टार्क का तो हमने पढ़ा है कि टार्क हमने किसी भी कॉइल के ऊपर टॉर्क अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखें और उसके ऊपर उसके अंदर से करंट को दौड़ाएं तो उसके ऊपर जो टार्क लगता है, टार्क कैसे फाइंड करते हैं? टार्क इज इक्वल टू बीना कॉज एल्फा। तो यहां पे हमें क्या चीज चाहिए होती है? मैग्नेटिक फील्ड जो कि गिवन है 2 टेस्ला है। इस तरह से कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2 टेस्ला, करंट आपको गिवन है 20 मिली एम्पेयर, तो ये भी मौजूद है। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ये वायर उन्होंने बोला है कि एक ही वायर है, उसको बेंड करके आप सर्कुलर बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। यहाँ पे एरिया गिवन नहीं है, तो एरिया आपको सॉल्व करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। एक्चुअली यहाँ पे इसकी कंडक्टर की लेंथ दी हुई है जिसको सर्कुलर शेप दी गई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे हम इसको सर्कुलर पाथ के ऊपर कन्वर्ट करके ये सर्कुलर में कन्वर्ट करके सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, उसका रेडियस हमें मिल जाएगा। जब रेडियस मिल जाएगा तो हमें एरिया भी मिल जाएगा, तो एरिया इसके अंदर हम पुट करेंगे तो फिर हमें टार्क मैक्सिमम इस तरह से मिल जाएगा इसका। तो डेटा इसका नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द कंडक्टर हमें गिवन है जो कि है 0.2 मीटर्स। 0.2 मीटर लेंथ है वायर की। यहां पे ये मेंशन नहीं है तो इधर लिख लेते हैं ए वायर 0.2 मीटर। ठीक है, यहां पे लिखने में मिस्टेक होगी तो लिख देते हैं उनपे। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला और करंट गिवन है 20 मिली एम्पेयर और हमने इसको एम्पेयर में यूज करना है, तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स में आ जाएगा। टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फार्मूला है टॉ इज इक्वल टू बीना कॉस एल्फा। तो मैक्सिमम टार्क कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम टार्क के लिए फॉर मैक्सिमम टार्क थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है जी, यानी आपको प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल होंगी। ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो हमने मैक्सिमम टार्क फाइंड करना है, तो इसलिए कॉज अल्फा भी लिखने की जरूरत नहीं है। टा इज इक्वल टू बीना 1 हो जाएगा और टा इज इक्वल टू बीना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है क्योंकि एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, उसको बेंड करके सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है, तो L पुट कर लें। L इज इक्वल टू 1, तो इसी के अंदर आप पुट करें L इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास बन जाएगा BIA। तो बीना कॉज अल्फा से आपके पास सिर्फ BIA बच गया। अब आपके पास बी भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट गिवन है, एरिया आपने फाइंड करना है। तो एरिया आप अगर किसी भी स्ट्रेट
कंडक्टर को या स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर पाथ के ऊपर बिल्कुल बेंड करते हैं, सर्कुलर शेप दे देते हैं, तो उसका सर्कमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, L इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ से रेडियस का फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो रेडियस का क्या होगा, L/2π। ये रेडियस का फार्मूला आ गया ना। तो आपको किसी भी सर्कल का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस। तो हम पुट करते हैं, अगर सर्कुलर शेप है तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, πr²। BI ए की जगह हम पुट करेंगे πr²। क्यों, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो एरिया होगा πr²। और r की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, टा इज इक्वल टू BI L/2π, और इसका स्क्वायर होगा, ये पाई भी आ जाएगा। दोबारा लिख लेते हैं इसको, टा इज इक्वल टू BI, ये पाई उसी तरह रहेगा, तो यहां पे होगा L/2π और इसका स्क्वायर होगा। तो खोल लें इसको, BI पाई L²/4π²। ठीक है जी। तो यहां से पाई के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूला थोड़ा सा सिंपल बच जाएगा। तो यहां से आप देखें पाई किसके बराबर होगा, BI L²/4π। अब आपके पास जो डेटा गिवन है वो सारा ऐसा है कि इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, टा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। टी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। करंट है 20 मिली एम्पेयर, 20 इंटू 10⁻³ एम्पेयर्स में हो जाएगा। और 0.2 मीटर गिवन है इसकी लेंथ, तो मीटर में ही हमें चाहिए 0.2 मीटर, और इसका स्क्वायर होगा π4 इंटू 3.14। तो इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपने, ये बहुत इजी हो चुका है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इसका आंसर आता है 0.000127 इसको राउंड ऑफ कर लें और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आ जाएगा 1.27 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर्स। तो ये आपका आंसर है, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो बच्चों अगर 0.2 मीटर की अगर वायर हो, उसको सर्कुलर पाथ के ऊपर बेंड करें और उसमें से करंट 20 मिली एम्पेयर का फ्लो करे, जबकि जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो 2 टेस्ला, तो टार्क जो प्रोड्यूस होगा, जो मैक्सिमम टार्क लगेगा 1.27 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर होगा। चल प्रॉब्लम नंबर 13.8, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट of a galvanometer is 10 milliamperes. Its resistance is 100 ohms. How can it be converted into a meter of range 100 amperes? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम 13.8 में पूछा हुआ कि आपने एक गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एम मीटर के अंदर, और एम मीटर ऐसा है कि उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 100 मिली एम्पेयर है और उसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम्स है। तो क्या करेंगे आप 100 एम्पेयर के लिए इसको बनाना है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि गैल्वानोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसकी साथ जो रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है वो उसके पैरेलल में लगानी पड़ती है, और ये बहुत लो रेजिस्टेंस होती है, इसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं और RS से डिनोट करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस RG होगी और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG होगा। तो डेटा लिख लेते हैं। डेटा इसका है
फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम IG से डिनोट करते हैं वो इसका है 10 मिली एम्पेयर, और इसका जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की RG वो है 100 ओम, 100 ओम्स। हमने जिस एम्पेयर रेटिंग के लिए इसको बनाना है, मैक्सिमम करंट को I से डिनोट करते हैं, तो वो है जी 100 एम्पेयर्स के लिए हमने इसको बनाना है। तो हमने बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि ये रेजिस्टेंस कितनी आती है, उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को इस कॉन्फ़िगरेशन में लगाकर इनको हम सपोज करें कि ये टर्मिनल है, तो किसी भी लोड की सीरीज में अगर लगा देंगे तो ये उसके करंट पड़ेगा, सही पड़ेगा, 100 एम्पेयर तक सही पड़ेगा। तो इसका फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है लेक्चर्स के दौरान। तो उस फार्मूला इसका होता है IG RG अपॉन I माइनस IG। आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, IG मौजूद है, RG मौजूद है, I मैक्सिमम करंट है और IG अगेन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तो आप जस्ट इसके अंदर प्लग इन करें और फिर देखें इसकी वैल्यू क्या आती है, और उस वैल्यू की रेजिस्टेंस आप यूज़ करें, पैरेलल में लगाएं, शंट बना दें उसको, और ये आपका एम्पेयर मीटर या एम मीटर तैयार हो गया 100 एम्पेयर्स की रेंज के लिए। तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं। IG है 10 मिली एम्पेयर यानी 10 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स। RG है 100 ओम्स, और मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करंट जिस तक का हम बनाना चाहते हैं वो 100 एम्पेयर है, और माइनस IG करेंगे 10 इंटू 10 टू पावर -3। तो शंट रेजिस्टेंस आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगी 0.01 ओम। जी हाँ बच्चों, 0.01 ओम की रेजिस्टेंस होगी जो आप गैल्वानोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे, और इस तरह से इनको आप टर्मिनल सपोज करेंगे और किसी भी लोड की सीरीज में लगा देंगे। फर्ज करें ये आपका ये बैटरी है, ये लोड है, लोड, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे लोड इसको यूं लगा हुआ है, ये आपने इस तरह से सीरीज में लगा देना है। तो अब इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट आपको गैल्वानोमीटर की सुई पे नजर आएगा। आपने स्केलिंग कर देनी है कि 100 यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यहाँ तक जा रहा है, ये 0 रेंज है और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन की रेंज थी। अब आपने इसको 100 मार्क कर देना है, और इससे पीछे छोटे छोटे आप इसके 10 पीस बना लें तो हर पीस का मतलब होगा 10 एम्पेयर, 20 बना लें तो 5। इस तरह आप इसके जितने भी हिस्से बना लेंगे, छोटे छोटे जितनी डिवीजन्स कर लेंगे, तो इतना आपको एक्यूरेट करंट जो है वो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ही सुई उसकी टिकेगी तो आप उसकी वो पोजीशन नोट कर लें, आपको करंट मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.9, हाउ a 5 milliampere and 100 ohms galvanometer is converted into a 20 volt voltmeter। बच्चों 13.9 प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, उसी तरह है जिस तरह हमने 13.8 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। बस जस्ट ये करना है कि एक गैल्वानोमीटर आपको गिवन है, इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी आपके पास है और उसकी रेजिस्टेंस भी आपके पास है। उसको आपने 20 वोल्ट तक के लिए वोल्ट मीटर बनाना है। पहले हमने एम्पेयर मीटर बनाया था, अभी वोल्ट मीटर बनाना है। तो कन्फिग्रेशन इसकी किस तरह से होगी, अब आपका गैल्वानोमीटर यूं लगेगा और उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगेगी, तो आपके ये टर्मिनल्स काउंट होंगे। अब आपने लोड के पैरेलल में इसको कनेक्ट करना है, तो आपके पास गैल्वानोमीटर की सुई जहां भी टिकेगी आपने उसकी कैलिब्रेशन करने के बाद उस स्केल को यूज करना है वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए। तो इट्स सो सिंपल। डेटा आपको गिवन है, डेटा नोट करते हैं। डेटा, तो आपके पास डेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हम IG से डिनोट करते हैं, वही बात है 5 मिली एम्पेयर, जो कि बराबर होता है 5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पेयर्स के, क्योंकि हमने ऐसा यूनिट्स यूज करने हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस गिवन है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को RG से डिनोट करते हैं और ये है 100 ओम्स।
हमने जिस रेंज के लिए यूज करना है, जिस रेंज के लिए बनाना है, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर के अंदर, वो है वोल्टेज, उनको हम V से डिनोट करते हैं और वो होंगे 20 वोल्ट। इसके बाद जस्ट हमने फार्मूला यूज करना है और इस रेजिस्टेंस की जो कि RH हाई रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देंगे गैल्वानोमीटर के, और उसके बाद किसी भी लोड के पैरेलल लगाएंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाएंगे या बैटरी के क्रॉस लगाएंगे तो हमें वोल्टेज मिलने वाले हैं एक्यूरेट। बस आपने ये करना है कि उसका स्केल कैलिब्रेट करना है, यानी पहले स्केल यहाँ पे IG दे रहा था, तो अब आपने उस स्केल की मैक्सिमम जो पॉइंट होगा उसको 20 वोल्ट कैलिब्रेट कर देना है और उसका इनिशियल पॉइंट 0 वोल्ट कैलिब्रेट कर देना है। बस नीचे फिर इसकी बाकी डिवीजन जो हैं आप अकॉर्डिंगली कैलिब्रेट कर लें, उसको डिवाइड कर दें छोटे छोटे पीसेज में, जो आपको आसानी से वोल्टेज की रीडिंग देंगी, जबकि सुई गैल्वानोमीटर की वहां पे टिक रही होगी। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बड़ा सिंपल है, आपने जस्ट ये करना है कि इसकी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। बस फार्मूला ड्राइव करने का तरीका बताया हुआ है, लेक्चर्स पिछले आप निकाल के देख सकते हैं। V/IG माइनस RG, तो ये हाई रेजिस्टेंस आपकी निकल आएगी। V आपके पास है 20 वोल्ट और IG आपके पास है 5 × 10⁻³ RG आपके पास आई है 100 ओम्स। इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3900 ओम्स। एक चीज जो नोट करने वाली है कि वोल्ट मीटर के लिए आपके पास रेजिस्टेंस हाई आ रही है और करंट मीटर जब आप बनाना चाह रहे हैं तब रेजिस्टेंस आपके पास लो आ रही है। तो शंट रेजिस्टेंस लो आती है और सीरीज रेजिस्टेंस हाई आती है, इसलिए क्योंकि आपने गैल्वानोमीटर के अंदर मैक्सिमम जो करंट फ्लो कराना होता है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ही फ्लो कराना होता है, इससे ज़्यादा आप करंट फ्लो नहीं कराते। और जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका करंट फ्लो हो रहा होता है गैल्वानोमीटर से, उसकी सुई मैक्सिमम पर पहुंच जाती है, तो आप समझते हैं कि इसके क्रॉस अभी वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम है। तो बच्चों गिवन डाटा के मुताबिक अगर आपके पास एक गैल्वानोमीटर हो जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 मिली एम्पेयर हो, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम हो और 20 वोल्ट के लिए आप बना रहे हो, तो 3900 ओम की रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे, आपका वोल्ट मीटर तैयार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 13.10। Two parallel wires 10 cm apart carry current 8 amperes in opposite directions. What is the magnetic field halfway between them? Problem number 13.10। इसमें दो कंडक्टर गिवन हैं और दोनों कंडक्टर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं और इस करंट की मैग्नीट्यूड है 8 एम्पियर्स। एक में ऊपर जा रहा है करंट और दूसरे में करंट नीचे आ रहा है। इन दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी इधर फाइंड करना है। तो एम्पेयर सर्किट अल्लाह हम यूज करेंगे, लेकिन एक चीज आप लोग जहन में रखें कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस तरह फाइंड करना होता कि ये दोनों कंडक्टर लूप के अंदर आते, तो फिर हम एक के करंट को माइनस और दूसरे को प्लस करके सिंपल फाइंड करते, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते एम्पेयर सर्किट लॉ से। लेकिन अभी हमने इनके दोनों के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम ये देख लेते हैं कि अगर दो कंडक्टर में से अपोजिट करंट फ्लो कर रहा हो तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मजीद स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा। ये हमने जस्ट देखना है, उसके बाद हम एम्पेयर सर्किट लॉ यूज करेंगे। आप फर्ज करें कि ये कंडक्टर है जिसका करंट अंदर की तरफ जा रहा है और ये दूसरा कंडक्टर है जिसका करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी क्लॉकवाइज, और कंडक्टर अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो जस्ट इस पोजीशन पे हम देखते हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में है। इस पोजीशन पे आप देखें इसका करंट यूं आ रहा है, ऐसे यूं, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है
और ये क्लॉकवाइज है, लेकिन इस जगह पे दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट सेंटर में होगा दोनों कंडक्टर के बीच, यहाँ पे जो बी नेट होगा, बी नेट नेट फील्ड जो होगा दोनों का सम होगा, क्योंकि फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा है, तो B1 प्लस B2 होगा। अच्छा, B1 और B2 हम एम्पेयर सर्किट लॉ से फाइंड करेंगे, तो दैट्स सो सिंपल। हम मैग्नेटिक इसमें डेटा नोट कर लेते हैं। डेटा में क्या गिवन है, करंट है I1 इज इक्वल टू 8 एम्पेयर्स, I2 करंट 8 एम्पेयर्स, और फाइंड क्या करना है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है D 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटर में हम फाइंड करना चाह रहे, तो सेंटर इसका 5 सेंटीमीटर होगा, जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब बच्चों सिर्फ आपने B1 और B2 फाइंड करना है। तो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है, B समेशन ऑफ B डेल्टा L, B डॉट डेल्टा L लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, और इन जितने भी आते हैं ये छोटे छोटे पीसेस में इनका डॉट प्रोडक्ट आता है, उनका सम लेना है, तो वो होता है म्यू नॉट I के बराबर। अगर हम ये सपोज करें कि जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है, ये पॉइंट इस तरह है कि ये सर्कुलर पाथ बन रहा है और इधर भी एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, ये ऐसे, ठीक है जी। तो इस सर्कुलर पाथ का सर्कमफेरेंस क्या होगा, डेल्टा L टोटल जो समेशन है वो क्या होगा, B डॉट 2 पाई R, पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I1। ठीक है जी। तो आपके पास जो करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसको हम चलें B1 कह लेते हैं क्योंकि ये कंडक्टर 1 की वजह से है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1, तो ये म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और B2 क्या होगा, इसी तरह से B2 भी आपने सॉल्व करना है, वो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमने डायग्राम ड्रा करके आपको समझाया था कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सम हो जाएगा। बी नेट क्या होगा, B1 प्लस B2। तो हम ये फार्मूला क्यों ड्राइव कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम ऐड कर सकते थे, लेकिन हम आपको बताते हैं इसकी रीजन क्या है। इसको लिखें यहाँ पे म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। इसमें से जो कॉमन आते हैं सारे के सारे कांस्टेंट्स, वो ये कॉमन ले लें आप, I1 प्लस I2 यहाँ पे बच जाता है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा देखें, 8 एम्पेयर हमें दिया है, दोनों कंडक्टर में से 8 एम्पेयर गुजर रहा है, एक का ऊपर जा रहा है करंट, दूसरे का नीचे आ रहा है, तो सिंपली हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कह सकते थे कि मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया। लेकिन ये फार्मूला ड्राइव करने का मकसद ये है कि एक कंडक्टर में करंट कुछ और हो सकता है, दूसरे में कुछ और हो सकता है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये I1 और I2 की वैल्यूज चेंज हो, लेकिन कॉन्स्टेंट्स हमेशा ये यही रहेंगे, करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए आपने ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है जी। तो इसके अंदर जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद होगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर है, और 2 पाई R, 2 पाई क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास आया था, तो इसको हम 5 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है 8 एम्पेयर प्लस 8 एम्पेयर, तो नेट आपके पास जो करंट आएगा वो होगा बी नेट इक्वल टू 6.4, सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है, 6.4
इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये आपका आंसर है। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आप निकालेंगे तो ये आएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर दो कंडक्टर में से करंट इस तरह हो कि दोनों का करंट डिफरेंट हो, तो सेंटर में आप मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड करना चाहें तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। अगर दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो दोनों में से दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों का डिफरेंस होगा। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, अगर इन दोनों के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो फिर अपोजिट वाला माइनस हो जाएगा और सिमिलर डायरेक्शन वाले करंट जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। बहरहाल इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, इसलिए जो प्रॉब्लम्स आपके पास आए हैं उन पर कंसंट्रेट करें तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ और चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।